हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 27 क्वेश्चन से। 26 क्वेश्चन कर चुके थे इसी चैप्टर से और आपकी 4 से 5 वीडियो हो चुकी हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैं जो कि पीवाईक्यूज़ हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सारे एचएसएससी के द्वारा पूछे गए एग्जाम्स में, ना केवल अब के बल्कि पिछले 10 सालों के 2015 से 16, 17, 18 जितने भी एग्ज़ाम हुए आपके, उन सब में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए, ना केवल ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब जो भी अच्छी अगर यहाँ पे एचएसएससी डिप्टी रेंजर की बात करें तो ऑब्वियसली एचएसएससी हमारा ग्रुप सी और डी की वैकेंसी लेता है, बाकी एचपीएससी लेता है ग्रुप ए और बी की। लेकिन क्वेश्चंस में इतना फ़र्क नहीं होता है। हाँ, अगर आप स्पेशलाइजेशन एज ए सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर फ़र्क आ जाता है क्वेश्चन के लेवल का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर के पीवाईक्यू की जो सीरीज़ थी उसमें आपकी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। 1 लीनियर के क्वेश्चन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी और ये अब साइंस की है। हिंदी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हरियाणा जीके की भी है, इंग्लिश की भी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली बल्ब एक 240 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। मतलब एक बिजली का बल्ब है और उसका जनरेटर है 240 वोल्ट का। करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। तो इसकी ना पावर बतानी है, इलेक्ट्रिसिटी पावर या इलेक्ट्रिक पावर बतानी है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ना थोड़े से बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। यहाँ पर जो हमें वोल्ट दी है वो कितनी है? 240 है। और हमें जो यहाँ पर धारा दी है या करंट दी है वो 0.5 एम्पियर है। क्योंकि धारा को एम्पियर में मापते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, बस जनरल सा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। 240 को 5 से अगर आप गुना करोगे, ये दशमलव हट जाएगा, नीचे 10 लग जाएगा और 120 वोल्ट आ जाएगा। गुना करके देख सकते हो, इतना ही आएगा। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है? क्योंकि एसआई यूनिट को एक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट माना जाता है। वैसे आपकी एफपीएस यूनिट भी होती है, सीजीएस भी होती है, लेकिन एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है हमारी, इसी को फॉलो किया जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज की पूछिए, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक करंट की होती है आपकी एम्पियर, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है आपकी कौलॉम्ब। एम्पियर विद्युत धारा की, वोल्ट आपकी विभव की होती है और वॉट आपकी शक्ति की होती है। एक वॉशिंग मशीन में एक इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? आपने कपड़े धोए और उसको सुखाया तो जो उसमें जो मोटर है ना, वो विद्युत ऊर्जा, मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी मशीन को तभी तो काम कर रही है, वो मैकेनिकल तरीके से काम कर रही है, तो ये यांत्रिक में बदलेगी। फिर है, बार चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा की ओर जाएगा? जो आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट बार जो होता है, अगर उसको खुला छोड़ दिया है, इंडिपेंडेंटली आपने लटका दिया है, हैंग कर दिया है कहीं, तो वो हमेशा आपको उत्तर दक्षिण ही दिशा दिखाएगा। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित जो चुंबक होता है दक्षिण उत्तर की तरफ इशारा करेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्तर दक्षिण ध्रुव पर है, तो ये कारण भी है, ये याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व ऊर्जा प्राप्त करता है और उसके बाद या तो उसे गर्मी में परिवर्तित हो जाता है या फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित करता है? ये क्या होता है? कौन सा तत्व होता है जो ऊर्जा प्राप्त करता है? ये होता है निष्क्रिय तत्व। कैसे? विद्युत सर्किट तत्व सर्किट से ऊर्जा को चार्ज करते हैं, अवशोषित करते हैं और सर्किट में ऊर्जा देते हैं। इसके आधार पर दो तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, एक होता है आपका जो नॉन रिएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। तो नॉन रिएक्टिव अगर एलिमेंट की बात करें तो सर्किट तत्व जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मतलब ऑब्वियसली ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषण कर रहे हैं, वो या तो आपको गर्मी में परिवर्तित करते हैं, मतलब या तो उसे गर्मी में परिवर्तित करते हैं या फिर इसे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। उन्हें निष्क्रिय सर्किट कहा जाता है। जैसे उदाहरण क्या है? आपका रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोधी हो गया, आपका प्रेरक हो गया और संधारित्र हो गया। सक्रिय सर्किट तत्व कौन से होते हैं? ऐसे सर्किट जो सर्किट को ऊर्जा की आपूर्ति करते हैं उन्हें सक्रिय सर्किट कहा जाता है। जैसे वोल्टेज हो गया और जनरेटर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। द्विपक्षीय, ये तो हो गए आपके वोल्टेज स्रोत, वर्तमान स्रोत है जनरेटर, ट्रांजिस्टर। और द्विपक्षीय या दो तरफा एक परिमाण के साथ सर्किट तत्व में दोनों दिशाओं में जो वर्तमान की चाल है उसको द्विपक्षीय सर्किट कहा जाता है। जैसे प्रतिरोधी है, प्रेरक है, संधारित्र है, ये आपके क्या हैं? ये आपके द्विपक्षीय या दो तरफा हैं। एक तरफा सर्किट एक दिशा में वर्तमान की संचालन को एक तरफा तत्व कहा जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। गीगा की पूछिए तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी।
तो 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा, ये होगा 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और इसको अगर वैसे यूनिट में याद करें तो 1.602 इंटू 10⁻⁻10, लेकिन वो जूल में जाएगा और यहाँ पे हमसे वोल्ट में पूछा है, तो 10⁻⁹ क्या होता है हमारा, गीगावोल्ट होता है। आगे चलते हैं, मुक्त स्थान की परम विद्युत अनुपति का मान कितना होता है, ये होता है 8.854 इंटू 10⁻, यहाँ पर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है 10⁻, फैराड पर सेकेंड, फैराड पर मीटर में होता है। इसको ना चेक कर लेना एक बार ज़रूर, जो मुक्त स्थान की परम विद्युत अनुपति है उसका मान कितना होता है। ये दिख भी नहीं रहे हैं सही से। चालकता का एसआई यूनिट क्या होता है, तो चालकता की होती है आपके एमएचओ ऑब्लिक मीटर होती है। ओम क्या होता है, ओम विद्युत प्रतिरोध जो हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसकी एसआई मात्रक है। और एमएचओ हमारा विद्युत चालकत्व का एसआई मात्रक है। तो एमएचओ क्या है, विद्युत चालकत्व है, और ओम क्या है, विद्युत प्रतिरोध है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। ओम की तो है, ओम तो है विद्युत प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, और एमएचओ है आपका चालक का। इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ किए जाने वाले तत्व की सामग्री, जो इलेक्ट्रिक हीटर के तार होते हैं ना, वो किससे मिलकर बने होते हैं, वो होते हैं निक्रोम या नाइक्रोम से। जब सर्दियाँ होती हैं तो आप जो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हो, रूम हीटर भी जो यूज़ करते हो, जो वो रोड लगी होती है उसमें जो तार होते हैं ना, वो नाइक्रोम के होते हैं। विद्युत हीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलते हैं। जैसे ही आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की या उसका प्लग लगाया तो आपको ना गर्मी महसूस होने लगेगी। क्या होगा, क्योंकि वो हीट जनरेट कर रहा है। इसका जो एलिमेंट होता है, जो ये बने होते हैं ये तार, ये नाइक्रोम के होते हैं। क्यों, क्योंकि नाइक्रोम की जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम का, एक होती है रजिस्टिविटी, एक होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहते हैं और रजिस्टिविटी को आपको प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है, और साथ ही नाइक्रोम जो है वो क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिए, नाइक्रोम किसकी लेयर बनाता है, क्रोमियम ऑक्साइड की, जो अपने नीचे के तत्व तार को टूट फूट से बचाती है। अदरवाइज अगर पता है कई बार ये होता है कि ज़्यादा हीट ट्रांजैक्शन हो जाता है तो तार ना जल भी जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फ्यूज तार में यूज़ की जाने वाली सामग्री की संरचना क्या है, फ्यूज तार है जो आपका एक अर्थ का तार होता है, एक मेन तार होता है, फ्यूज तार होता है। तो इसमें 67% तो आपका शीशा लगा होता है और 33% आपकी टिन लगी होती है। जो फ्यूज तार होता है वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव सिद्धांत पर निर्भर करता है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब एक तो ऐसा तार जो बहुत जल्दी गल जाता है या जिसका गलनांक पॉइंट कम होता है, और एक वो जिसकी रजिस्टिविटी कम होती है तो वो जल्दी जलेगा, जिसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इंसुलेटर के मामले में तापमान में कमी आने पर प्रतिरोधकता क्या होगी, इंसुलेटर एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर कहते हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे जो सोर्स होते हैं, लाइक जितनी भी मेटल्स हैं, दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इंसुलेटर मतलब जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, दे आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दोज आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर अगर तापमान में कमी आ गई तो रजिस्टिविटी है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। अगर इंसुलेटर के मामले में तापमान में कमी आ गई तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। एक स्थायी चुंबक मूविंग कोयल है आपकी, उसका प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है ताकि इसकी दिशा, इसकी डायरेक्शन और पावर के साथ करंट के छोटे मान को भी मापा जा सके। एक स्थायी चुंबक है मतलब एक फिक्स्ड है चुंबक, उसकी जो मूविंग कोयल है, उसकी जो घूमने वाली कोयल के रूप में, जैसे भाई वो मच्छर वगैरह की कोयल होती है ना, वो गोल गोल, उसके रूप में इसका यूज़ किया जाता है ताकि इसकी डायरेक्शन और इसकी पावर के साथ करंट के माप को मापा जा सके। इसको लेकर जो यंत्र होगा वो होगा गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है, एक पदार्थ के अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑब्वियसली अगर एक ऐसा पदार्थ है जो अपनी मैग्नेटिविटी बना के रखता है, उसकी क्षमता कितनी है, तो इसी को कहता है रिटेंटिविटी, इसको कहते हैं धारणता। जैसे चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो दिए गए क्षेत्रफल में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता का गुजरना, कि उसमें से कितनी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं। चुंबकीय शक्ति क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, जिस हद तक किसी पदार्थ को चुंबक बनाया जा सके उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बिल्कुल लास्ट लिमिट तक उस पर वो एप्लीकेशन की जाए, वही होती है चुंबकीय शक्ति। इनमें से कौन सा एक निर्भर विद्युत स्रोत नहीं है।
ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर या सर्किट के पास एक तांबे का प्रतिरोध, तो ऑब्वियसली निर्भर विद्युत स्रोत नहीं है सर्किट के पास एक तांबे का प्रतिरोध। ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांसड्यूसर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ये सारे जितने भी यंत्र हैं ये बैटरी या विद्युत स्रोत के बिना नहीं चलाए जा सकते, लेकिन एक सर्किट के पास पड़ा हुआ तांबे का प्रतिरोध चला सकते हैं। ट्रांसफार्मर किसका उदाहरण? हम पढ़ के भी आए थे, ये निष्क्रिय का उदाहरण है। ट्रांसफार्मर एक निष्क्रिय तत्व है क्योंकि ये केवल वोल्टेज को या तो ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, और वो भी कौन सा? ऑल्टरनेट करंट। सर्किट को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं ये, तो इसके लिए आपको ये निष्क्रिय है। ट्रांसफार्मर निष्क्रिय तत्व का उदाहरण है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में यूज़ की जाने वाली वो पतली धात्विक तार होती है, तो ये टंगस्टन की होती है, और ये आपको पता भी है कि टंगस्टन का बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था आई थिंक। इसमें अक्रिय गैसें डाली थी, नॉन रिएक्टिव गैसें, जो कि मतलब एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करती, लाइक ऑर्गन हो गई, नियॉन हो गई, और इसका प्रकाशिक जो फिलामेंट है वो टंगस्टन मेटल से बना होता है, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है। बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए कौन सी इकाई यूज़ करते हैं? तो ये पावर की इकाई पूछी है तो वॉट आएगा, ध्यान से करना। कार्य और ऊर्जा दोनों की जूल होती है। वोट होती है आपकी पावर की, एम्पियर होती है आपकी करंट की, और जो विभव होता है उसके लिए वोल्ट होता है, ठीक है। क्रमशः 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम ये मान रखने वाले 3 प्रतिरोधकों को पैरेलल सीरीज में जोड़ा है। देखो जब हम यहाँ पर मतलब सीरीज में जोड़ते हैं, श्रृंखला में, तो तीनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने पैरेलल पार्श्व क्रम में दिया है, तो इसको देखो कैसे करना है। पार्श्व क्रम में जब भी आए तो 1/r यहाँ पे ना हमें निकालना है 1/r। यहाँ पे आप इसको कैपिटल, और यहाँ पे t लिखा हुआ है r के नीचे, तो इज इक्वल टू हमें जितने मान दिए हैं, 3 मान दिए हमें, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, तो 1/r1, 1/r2 और 1/r3, और भी दिए होते तो आगे लिख देते। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ वैल्यू रखो, इनका एलसीएम लो, और जिससे अगर 30 एलसीएम लिया तो 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 और 31 जा 30, तो 6 3 और +1 कितना हो गया? 10 हो गया। और यहाँ पे ऊपर क्या था, हमने कितना लिया था एलसीएम? 30, तो जब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 ओम विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट है, और अगर सीरीज में होते तो 5 10 और वो जो भी है 5 10 कितनी वैल्यू थी? 5 10 और 30, तो 5 10 15, 15 और 30 कितने हो जाते? 45 आ जाता आंसर। नेक्स्ट है 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट आवर ये तो ऑब्वियसली आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 3 × 6 की पावर 10 की पावर 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर है। 1 वोट कैसे मेज़र करते हैं? 1 जूल बटे 1 सेकेंड, और पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, दोनों तरफ आपको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें वॉट निकालना है। तो यहाँ पर 1000 × 1 वोट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इंटू यहाँ पर 1000 करना है, तो 1 किलोवाट 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड, दोनों तरफ 1 घंटे से गुना करेंगे। ऑब्वियसली 1 घंटे में कितनी सेकेंड होती हैं? 60, सॉरी एक मिनट में 60 सेकेंड, और 60 मिनट में 3600 सेकेंड, तो यहाँ पर 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड से जब आप गुना करोगे तो 1 आवर 3600 सेकेंड के इक्वल टू आएगा, और 1 किलोवाट यहाँ पर हो जाएगा आपका। ये देख लो 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगे यहाँ पर, ये जूल में मापा जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आंसर में क्या दिया था? 3.6 × 10⁻⁵ यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 0 है तो 5 ही लगाना। चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज़ करते हैं? यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स को मापना है तो वेबर का यूज़ करेंगे, पास्कल के लिए दाब का यूज़ करेंगे, और फैराड के लिए कैपेसिटेंस धारिता का। बैटरी की खोज किसने की थी? वोल्टा ने, और आपकी थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज की थी। बैटरी का आविष्कार 1800 में वोल्टा ने किया था, और एनरिको फर्मी ये नाभिकीय विज्ञान से संबंधित होती है। एक इलेक्ट्रिक सेल में डैश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। कौन सा इलेक्ट्रिक सेल है भाई जिसमें ये ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी? तो ये रासायनिक सेल होते हैं हमारे। एक देश में एक विशेष वर्ष में उत्पादित कुल विद्युत ऊर्जा है 7.5 × 10⁻11 किलोवाट आवर है, तो ऊर्जा में बदले गए भार की मात्रा कितनी होगी? देखो आपको कितना दिया है यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रिसिटी दी है, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हो, 7.5 × 10⁻11 किलोवाट आवर दी है। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर? अभी हम पढ़ के आए 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। कुछ नहीं करना, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही 75 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और देखो ये पावर है ना ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, अगर सडन
इंडिसेस आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा डिवीजन में माइनस होती हैं ऊपर नीचे में, और मल्टीप्लाई में 11 और 6 हैं तो 17 हो जाएगा। मतलब 27 इंटू 10⁻17 जूल। और सापेक्षा का सिद्धांत यही तो कहता है कि एनर्जी इज इक्वल टू mc²। तो एनर्जी कितनी आई हमारे पास 27 इंटू 10⁻17 आई, और m हमें निकालना ही है, और हमारे पास जो यहाँ पर c की पावर है वो है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। आपको वैल्यू रखनी है और m आपके पास निकल के आ जाएगा, ये होगा 30 kg। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। थोड़े से फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण यह डैश की विशेषता है। विद्युत कणों का जो हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है तो वो आपका आयन मंडल में होता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गया, लेकिन साइंस में पूछ सकते हैं। निम्न में से एक्स और वाई क्या दर्शाते हैं? एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। मैंने आपको बताया था एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपको देखना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म भैया। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्या दर्शाते हैं, यहाँ पे दिया भी नहीं हुआ है इन्होंने एक्स और वाई का सिंबल। अच्छा, ये दिए हुए हैं। तो एक्स क्या है? एक्स एक एमीटर है, वाई कैथोड है। एक्स एक एमीटर है, वाई एक बैटरी है। एक्स एक बैटरी है, वाई एनोड है, या एक्स एक बैटरी है और वाई एमीटर है। इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना, और यहाँ पर जो आपकी 9th क्लास की जो साइंस है एक बार उसको ज़रूर रीड करना। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और कल हमारा चैप्टर रहेगा परमाणु, और जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। एटम एंड मॉलिक्यूल आपको पढ़ना पड़ेगा, 9th क्लास के 2nd 3rd चैप्टर में ही आ जाता है ये। तो मेरी तरफ से ये आपकी वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।